हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग, दूसरा मुद्दा होगा हमारा लीगल हर्डल्स इन फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स एंड तीसरा मुद्दा होगा थोड़ा कॉटन के रिगार्डिंग। देखिए, जो आज के 3 मुद्दे हैं ना, उनमें अगर कॉटन वाले टॉपिक को छोड़ दूँ, तो बाकी दोनों टॉपिक्स ना थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, ठीक है। थोड़े रिलीजन की यहाँ पे बात हुई है, थोड़ा पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात हुई है। तो हमारी क्या कोशिश होगी कि जो पॉलिटिक्स है इसके पीछे की, उसको हटाते हुए थोड़ा रैशनल बेसिस के ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़े सेंसिटिव मुद्दे ये दोनों के दोनों हो जाते हैं, राइट। बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे, दैट इज बाय बेंजामिन डिज़राइली जी। अब ये कौन थे सर? ये थे, देखिए, यूनाइटेड किंगडम के ये प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। तो इन्होंने एक बात करी है, चेंज इज इनएविटेबल इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, चेंज इज कांस्टेंट। अक्सर आप सभी ने सुना भी होगा, ठीक है ना। बदलाव को आप देखो नहीं रोक सकते, ये होना ही होना है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की एक निशानी है। आप दुनिया में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, देखिए, तो हर पर्टिकुलर चीज में चेंज आया ही है। आप अपने आप में देख लो, ठीक है। क्या आप आज भी वैसे ही हो जैसे आप 10 साल के पहले थे? नहीं। कुछ चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आए हैं, कुछ चेंजेस आपके बिहेवियर के अंदर आए हैं। तो चेंज होना कोई गलत बात नहीं है। इसके साथ ही आप देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने चेंज को अवॉइड किया। जैसे आप जानते हो नोकिया, ठीक है। नोकिया, वैसे देखो, मैं सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूँ, इन जनरल कंपनी की नहीं। पर नोकिया के मोबाइल फोन्स देखो, आज से 10 साल पहले ना हमें दिखते थे, लोगों के पास बहुत सारे थे। नोकिया 3310 हो गया, 1100 हो गया, 1600 हो गया, इस तरह से बहुत सारे नोकिया के मोबाइल फोन्स हुआ करते थे। बट आज के टाइम पर तो नोकिया के मोबाइल फोन हमें दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनोवेट नहीं ना किया, कुछ चेंजेस नहीं लेके आए, और उस वजह से क्या हुआ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर वो सस्टेन नहीं कर पाए। इसी तरह से आप जानते हो, देखिए, कोडैक के बारे में, राइट। कोडैक देखिए, एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी फोटोज वगैरह के रिगार्डिंग, पर आज के टाइम पे ये दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं आया। उसके अलावा देखो इंडिया, इंडिया में देखो, पहले थोड़ा हम ना, देखो, थे तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही, पर हमारा थोड़ा बायस था या फिर हमारा टिल्ट था थोड़ा सोशलिज्म की तरफ। पर जैसे हमने देखा कि आज के टाइम पर सोशलिज्म उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, हमने तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी को ही रखा, बट थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ हम थोड़ा शिफ्ट हो गए। हमने देखा ना 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स, उन्होंने किस तरह से इंडिया को बेनिफिट दिया। अगर सोचो इंडिया ने चेंज को रेजिस्ट किया होता कि नहीं भैया, हम नहीं ये रिफॉर्म करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे जो चल रहा है, तो शायद हमारी इकोनॉमी उस तेजी से ग्रो नहीं हो पाती। तो चेंजिंग टाइम के साथ हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। उसके साथ ही आप देखो, कल हमने ना राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में डिस्कशन किया था, उनकी एक कोट डिस्कस करी थी। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या किया, इन्होंने सती के लिए काम किया, ठीक है, बेसिकली सती को रोकने के लिए। इसी तरह से चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया। तो ये अगर ये चेंज क्या था उस टाइम के लिए, प्रोग्रेसिव चेंज था। उस टाइम की सोसाइटी इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने एफर्ट्स को जारी रखा और इस चेंज को दिखाया कि हाँ, ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे आप बैंक्स देख लो या किसी भी और सेक्टर में देख लो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक रेजिस्टेंस आता है लोगों के अंदर कि नहीं यार, हम नहीं टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम तो ऐसे ही पेन पेपर के थ्रू काम करते आ रहे हैं इतने सालों से, हमें नहीं चेंज चाहिए। पर अगर आप खुद सोचो कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो क्या प्रोग्रेस हो पाएगी? नहीं। तो चेंज कई बार बहुत ज्यादा इनएविटेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब ठीक है, 2 दिनों में देखो, आप जानते हो न्यू ईयर भी आने वाला है, ठीक है, हम 2023 में मूव करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि यार पता नहीं कैसे होगा नया साल। तो देखो, चेंज से अक्सर हम डरते हैं, चेंज से ना एक थोड़ा सा फियर होता है कि पता नहीं जो एटमोसफेयर में हम जा रहे हैं वो किस तरह का होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी उसके साथ रिलेटेड होती है चेंज के साथ। पर चेंज से डरना नहीं है। अगर चेंज प्रोग्रेसिव सेंस में जा रहा है, तो उसको अडॉप्ट करने में आपको वर्क करना चाहिए उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस को दिखा रहा है, वो आपके एवोल्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है, आप इवॉल्व हो रहे हो प्रोसेस के थ्रू। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, और जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं उसको धीरे धीरे अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, राइट। तो ये होगी आज की हमारी कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या रिलेट करता है कि इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग अवेयरनेस को बिल्ड करना है, और इसको अब जीएस पेपर 1 के जो पॉपुलेशन वाला मुद्दा है उसके साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग। आई एम वेरी श्योर पॉलिटी के अंदर आप जानते हो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। बेसिकली कोई ऐसा बिल होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लेकर आया जाता, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, प्राइवेट मेंबर। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो जैसे बीजेपी का ही कोई पर्सन है, ठीक है, बीजेपी आप जानते हो क्या है, गवर्नमेंट के अंदर है।
पर एक तो होते हैं इसके मिनिस्टर्स, ठीक है, और एक होते हैं जो नॉर्मल एमपीज होते हैं इनके, ठीक है, बेसिकली वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई बीजेपी का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बिल लेकर आएगा ना, उसको भी हम प्राइवेट मेंबर बिल ही बोलेंगे। तो पॉइंट ये है, ध्यान में रखना कि मिनिस्टर्स के अलावा जो भी कोई बिल लेके आता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन वाले, नहीं, ऑपोजिशन वाले तो है ही है, उसके अलावा मिनिस्टर्स को छोड़ के कोई भी बिल लेकर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर बोल देते हैं। ठीक है, इसके पास होने के चांसेस देखो आप जानते हो काफी कम होते हैं, बहुत ही रेयरली ये पास होते हैं, पर कुछ हमारे पास हिस्ट्री के अंदर ऐसे हमने देखे हुए हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स जो पास भी हुए हैं। अब ये मुद्दा किसके रिगार्डिंग था, प्राइवेट मेंबर बिल पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग, कि देखो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, राइट, तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा इस प्राइवेट मेंबर बिल्स के अंदर बोला गया। अब यहाँ पर राइटर देखो बात क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हमने कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने की कोशिश करी है, या फिर इसके रिगार्डिंग वाद विवाद जब बातचीत होती रही है कि हमें पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर, उसके अंदर हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अब सर ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, देखो एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उसको आप मान के चलो टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे इंडिया का ना यहाँ पर टीएफआर देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, हमारा देखो एक होता है रिप्लेसमेंट रेट। कहने का मीनिंग क्या है रिप्लेसमेंट रेट का, मान लो कि आज हमारी जनसंख्या है 1 करोड़, अगर हम चाहते हैं कि ये जनसंख्या 1 करोड़ ही रहे, बेसिकली ये कांस्टेंट ही रहे, तो उसके लिए ना हमारे रिप्लेसमेंट रेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.1। बेसिकली अगर एक महिला ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चों को जन्म देगी, तो हम मान के चलते हैं कि वहां की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, सारे फैक्टर इसके अंदर कंसिडर कर लिए गए हैं, तब जाके हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर 2.1 बच्चे को जन्म दिया जाता है, तब वो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे आप नोटिस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सदर्न स्टेट्स को देखो जरा, यहाँ पर आपको टीएफआर कितना देखने को मिलेगा, 1.8 1.8 1.7 इस तरह से नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन में थोड़ी कमी देखने को मिले। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस कीजिए, ठीक है, आप नोटिस कीजिए मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी देख लो, ठीक है, ये सारे एरियाज, यहाँ पर हमें जो टीएफआर देखने को मिलेगी 2 से भी ऊपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, बिहार में तो 3 को भी वो क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ये वाले वो स्टेट्स हैं जहां पर हमें आने वाले टाइम के अंदर पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से ना ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि नॉर्थ में पॉपुलेशन बढ़ेगी आने वाले टाइम के अंदर, सदर्न स्टेट्स के ज्यादातर एरियाज के अंदर हमें पॉपुलेशन में कमी होती हुई देखने को मिल जाएगी। पर आज के टाइम पे देखो सिचुएशन फिर भी अच्छी है, अगर आप थोड़ा पीछे चलोगे ना, यहाँ पर नोटिस करो 1950 में, 1950 की बात करेंगे तो टीएफआर कितना था, 5.9 के आसपास था। अभी कितना है, अभी 2 के आसपास है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आप नोटिस कर सकते हो कि 1970s के बाद ना एक कंटिन्यूसली एक तेज डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट के कॉरस्पॉन्डिंग। और एक अच्छी बात देखो आप नोटिस करो, जैसे थोड़ा सा ना इन स्टेट्स को आप एक बार गौर करो, केरला भी अच्छा डेवलप है, ठीक है, अच्छे खासे मतलब तेजी से बढ़ रहा है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सभी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर यहाँ पर टीएफआर कितना है, यहाँ पर टीएफआर लो है। यहाँ पर थोड़े देखो हमें इश्यूज देखने को मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ये खराब कर रहे हैं स्टेट्स, बट कुछ ना कुछ हमें इश्यूज यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हो। तो यहाँ पर टीएफआर हाई भी है, तो एक ना हमें रिलेशन देखने को मिलता है। रिलेशन क्या है कि अगर किसी देश की या किसी एरिया की बेसिकली अगर टोटल फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा होती है ना, तो इकोनॉमी वहां की थोड़ी नीचे आ जाती है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर टीएफआर थोड़ा कम है तो वहां की इकोनॉमी तेजी से प्रोग्रेस करती है। अब इंडिया में देखो 1970 तक ना टीएफआर बहुत ज्यादा हाई था, एक महिला बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही थी, उस वजह से होता क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी ज्यादा नहीं होती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता गया। आप भी देखते होंगे ना कि आपके जैसे मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, तो उनके शायद आने वाले टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा थे, बट आप क्या हो, आप एक भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई बहनें हो, इस तरह से, तो बच्चों की अब ना कम हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो एक कपल बच्चे चाहता है वो कम हो रहे हैं, तो महिलाओं का क्या हो रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, और इसके साथ ही साथ ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रही है। तो हमें ना एक रिलेशन देखने को मिल गया कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, और टोटल फर्टिलिटी रेट अगर ज्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे कम होती है। तो एक तरह का इनवर्स रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
पर यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा था, हमें पॉपुलेशन को डेफिनेटली कंट्रोल करना है, ये बात ठीक है। बट हुआ क्या है कि इसको ना हमने एक रिलीजन का एंगल दे दिया है। ठीक है, रिलीजन का एंगल किस सेंस में? देखो बात ये हो रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ठीक है ना, कि हिंदूज की टीएफआर कम है, मुस्लिम की टीएफआर ज्यादा है। ये अक्सर इस तरह से ना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, पर हमें इस पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर रहना है और हमें डिस्कस नॉर्मल मुद्दों के ऊपर ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ना नोटिस कीजिए, ठीक है, ये ठीक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिक्स हो जाएगी इसके अंदर। बट आप नोटिस कीजिए यहाँ पर राइटर का मानना ऐसा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि हिंदूज और मुस्लिम के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क है। डेफिनेटली ये बात ठीक है कि हिंदूज कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं और मुस्लिम थोड़े से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। पर ये पहले जो गैप हुआ करता था ना, पहले गैप काफी ज्यादा था, पर आजकल के टाइम पर गैप हमें कम देखने को मिला है। जैसे आप नोटिस कीजिए कि पहले 1992 1993 के अंदर जो गैप था, ठीक है, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, फर्टिलिटी रेट वो 1.1 था, अब वो कम होकर 0.35 हो गया है। तो धीरे धीरे ना मुस्लिम्स भी कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ऐसा बात हमें यहाँ पर नोटिस करने को मिल जाती है। पर इसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए, हमें ना देखो फोर्स्ड पॉलिसी नहीं है पुरानी। फोर्स होता है ना जबरदस्ती, कि जबरदस्ती आप बोलो कि आप इससे ज्यादा बच्चे नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, चाइना ने ना वन चाइल्ड चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। यहाँ पर क्या बोला गया था कि आप एक बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाइना को इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कैसे? देखो आप एक इमेजिन करो, ये है मान लो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। अब इनके क्या थे, आगे एक सिर्फ चाइल्ड हुआ, तो इससे आप नोटिस कर रहे हो कल को ये क्या हो जाएंगे, ये तो बूढ़े हो जाएंगे कल को, और ये आने वाले क्या होगा, ये यूथ होगा आने वाला। तो उससे क्या होता है, ये जो यूथ है ना, ये इनको रिप्लेस नहीं कर पा रहा उतनी तेजी से। नोटिस कर रहे हो ना, ये दो लोग थे, दो को रिप्लेस कौन कर रहा है, एक। तो होगा क्या, कल को यूथ में हमें कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये लोग बूढ़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर और यूथ कम होगा। तो इससे वहां के इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे सर नेगेटिव इंपैक्ट? देखो काम कौन करता है, काम तो यूथ नहीं करना है ना, जो बेसिकली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसने करना है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन में ज्यादा लोग हमारे पास होंगे ही नहीं, तो हाउ विल बी एक्सपेक्ट कि वहां की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर पाएगी, राइट? तो ये सारी चीजें अगर हम इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो इंडिया में इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इंडिया को सर क्या चाहिए, इंडिया को देखो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर अपनाने हैं, पर हमारा फोकस फोर्स्ड पॉलिसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे ना, और ऊपर से हमारा टीएफआर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगर हम अवेयरनेस लोगों के अंदर लेकर आए इसी चीज के रिगार्डिंग कि आप दो बच्चे कीजिए तो दो बच्चे बिल्कुल ठीक है, या फिर उससे ज्यादा अगर करोगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप थोड़े बताएंगे, तो वो चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर फोर्स मेजर्स डेफिनेटली नहीं। तो जरूरत क्या है, अवेयरनेस की जरूरत है, महिलाओं को एम्पावर करने की। ठीक है, काफी जगह ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं का डिसीजन ही नहीं होता कि कितने बच्चे वो चाहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो मेल मेंबर है ना फैमिली का, वो डिसाइड करता है कि दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए। तो ये वाले मुद्दे अगर महिलाएं एम्पावर्ड होगी, उनके पास अच्छे रोजगार होंगे, तो डेफिनेटली महिलाओं की भी अच्छी एक बात सुनी जाती है। तो ये सारी चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज देखो बहुत सारी कंट्रीज हो गया, जापान हो गया, ठीक है, या इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर हमें देखने को क्या मिला है कि एल्डर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जो यूथ हो गया या वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें कमी देखने को मिल जाती है। तो इंडिया को इन सभी चीजों से बचना है और एक प्रॉपर अवेयरनेस रेस करते हुए इस माध्यम की तरफ हम जा सकते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ, जो किससे रिलेट करता है, द लीगल हर्डल्स इन फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स, और इसको आप जीएस पेपर वन के सेकुलरिज्म टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो मैं फिर से बता दूं, ये भी थोड़ा ना पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है, तो थोड़ा इसको भी हम ध्यान से ही समझेंगे। देखिए, आप अभी क्या दरअसल में हो क्या रहा है कि ना, पिछले कुछ टाइम के अंदर जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि जो जो हिंदू टेम्पल्स हैं, वो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वहाँ की सरकारों का कंट्रोल है, उससे उनको आज़ाद करवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। बट नोटिस कीजिए कि बहुत सारे ना हमारे यहाँ पर जैसे एक्ट वगैरह है, जैसे मान लो तमिलनाडु के अंदर हमें एक्ट है, ठीक है, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स। तो इससे थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इन बहुत सारे जो टेम्पल्स होते हैं ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ की जो अलग अलग बेसिकली, जैसे आप बात कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, आरएसएस की बात कर लीजिए, उनका कोशिश है कि ये गवर्नमेंट का जो अननेसेसरी कंट्रोल है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे राइटर का ये मानना है कि ऐसा काफी मुश्किल है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम कर दिया जाए। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ प्रोविजंस हैं जो इस चीज के लिए अलाउ करती हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। मैं समझाऊंगा कैसे।
जैसे फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु वाला है ना, जो तमिलनाडु की अभी हम बात कर रहे थे, जो एक्ट है उसके पीछे का, तो इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, पर शिरूर मठ केस के अंदर कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था कि ये ठीक है। कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस वहां पे हटाए गए थे, बट अदरवाइज इन जनरल अगर आप नोटिस करा जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को सही ठहराया था। तो इस वजह से ना बहुत मुश्किल है कि इस तरह के जो एक्ट है इनको रिमूव किया जा पाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। पर अगर आप नोटिस कीजिए, ये जो अलग अलग एक्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लाए गए हैं, ट्रेवनकोर हो गया या अलग अलग इस तरह के जो भी एक्ट हैं, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। कैसे अच्छे काम? जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ के पंडित्स कैसे होंगे, या फिर पंडित्स के अंदर मान लीजिए ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि मान लो कोई मंदिर है, अब मंदिर के अंदर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ ब्राह्मण जिस मंदिर के अंदर जाए, नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, सभी के लिए इक्वालिटी हमने इंश्योर कर रखी है। तो हो गया ब्राह्मण, हो गया वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र, कोई भी हो सकता है, वो आराम से इस मंदिर के अंदर जा सकता है। वो क्यों है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट हमारे पास में है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो गवर्नमेंट ना इंश्योर करती है अपने कंट्रोल के थ्रू कि ये सारी चीजें हम इंश्योर कर पाए, इक्वालिटी यहाँ पर इंश्योर हो। इसके अलावा जो भी अलग अलग प्रीस्ट है, तो प्रीस्ट भी हमारे सभी डिफरेंट कास्ट के थ्रू आ सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। वुमेन भी वहां पर आ सकती हैं, जो ठीक है ना, इनको अलग अलग जो मंत्र हो गए या फिर जो हिम्स हो गए उनको अगर गाना हो तो वहां पर वुमेन का भी कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से क्या आ सकती है, इक्वालिटी आती है। अगर हमने गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल छोड़ दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको एंट्री ना हो, या फिर उसको बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ना, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रीस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे डिप्लॉय करना है, किस तरह से बाकी और चीज़ें करनी है, प्रीस्ट को किस तरह से मंथली इंसेंटिव कैसे देने हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इसके साथ ही अगर आप एक बात नोटिस कीजिए, हमारे यहाँ पे देखो आर्टिकल 25 आप जानते हो, हमारा वो क्या बताता है, फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो जो हमारे रिलीजियस फ्रीडम है उसके रिगार्डिंग बात है, सेम चीजें यहाँ पे बात हो रखी है। तो ये जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना, यही हमें अलाउ करता है कि गवर्नमेंट का वहां पे कंट्रोल हो सकता है। देखो अगर आप नोटिस करोगे वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है हमारे पास स्टेट, एक होता है हमारे पास रिलीजन। अब वेस्टर्न के अंदर ना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं, इनका आपस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पर आपस में कोई कोलेबोरेशन नहीं देखने को मिलता। पर इंडिया के केस में क्या है, ये है स्टेट और ये है रिलीजन। और स्टेट को अगर लगेगा ना कि रिलीजन के अंदर कुछ गलत चल रहा है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक था, बेसिकली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। तो अगर हमारी सरकार को लगा, हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए लगता है, हमारे जुडिशरी को भी इनफेक्ट लगा कि ये जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है ये वुमेन के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें रीजन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, पर अगर हमें लगता है कि नहीं कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो वहां पर हम वहां पर इंटरवीन कर सकते हैं। उसी तरह से देखो आप नोटिस करो इंडिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सरदार भाई बहन है या सिख भाई बहन है, वो आराम से पगड़ी पहन सकते हैं, ठीक है ना, कृपान कैरी कर सकते हैं, तो उनको रिलीजियस फ्रीडम हमने दी हुई है। पर यहाँ पर ये सारी चीजें भी कई बार अलाउड नहीं होती। तो इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म समभाव से ऑपरेट होता है। ठीक है ना, हमारा कोई, हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है, ना ही हम किसी के एक धर्म को दूसरों के ऊपर फेवर करते हैं। हम सभी धर्मों को सेम नजर से देखा जाता है। पर अगर हमें कहीं रिफॉर्म की नजर आती है कि ये नहीं, ये चीज गलत है, यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, तो वहां पर रिफॉर्म भी किए जाते हैं। तो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म इस चीज को अलाउ करता है, और इसी वजह से है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से ना बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हमें यहाँ पर नोटिस करने को मिल जाती हैं। तो यही बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को काफी बार अपहेल्ड किया है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस प्रैक्टिस होंगी, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ इंटरवीन कर सकता है, इसके भी हमने ना प्रॉपर प्रोविजन बनाने की कोशिश करी है कि जो जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो एक रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। बट अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स के लिए हम वो चीजें करी जा सकती हैं। ऊपर से देखो गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह की सब्सिडीज वगैरह दे सकती है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हज के लिए सब्सिडी मिलती है, हज यात्रा के लिए सब्सिडी हो गया। ठीक है ना, गवर्नमेंट इस तरह से कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवानी हो किसी टेम्पल्स की, तो वहां पर भी कुछ पर्टिकुलर चीजें हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी जो स्टेट है, वो स्टेट प्रिंसिपल इंटरवेंशन के थ्रू रीजन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म्स के लिए चीजें, वहां पर सोशल रिफॉर्म्स के लिए चीजें करी जा सकती हैं। तो अगर ऐसा हम माने कि हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करना है, तो उससे चीजें काफी सारी बदल सकती हैं।
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स है ना वो भी बदल सकते हैं। पर अगर हमें इससे रोकना है ना तो जरूरत यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम वर्क करें, सोशल रिफॉर्म्स की तरफ ही हम बढ़े। ठीक है, तो ये सारी बातें आप कहीं ना कहीं नोटिस कर सकते हो। ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। अब चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ जो रिलेट करता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना तो जब बात होती है हैंडलूम्स की तो हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं। अगर देखो आप नोटिस करोगे तो देखो आज हम कहाँ मूव कर रहे हैं, 2022 में चल रहे हैं। पर जो कॉटन की हम बात करें ना तो कॉटन के पास हमारे पास एविडेंसेस हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से हमें यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली 2000 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं जब हम नोटिस कर रहे हैं कि कॉटन क्लॉथ हमें देखने को मिलता था। अब अलग-अलग तरह से देखो बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ हमें देखने को मिली है। मलमल देखो बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा भी बहुत सारी जामदनी, ठीक है ना? नैनसुक हो गया, बाफ्ता, तो इस तरह की अलग-अलग हमें कॉटन वैराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब जब तक इंडिया में देखो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब तक हम क्या करते थे? हाथों से ही हम इस चीज़ को करा करते थे। बट धीरे-धीरे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आती गई, मशीनरीज़ आती गई, तो इस मशीन वगैरह की चीज़ों ने ना इस पर्टिकुलर जो हैंडमेड था, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया एक तरह से। उसके साथ ही देखो हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे। पर फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और होने क्या लग गया, जो फाइनल प्रोडक्ट था, वो बनने लग गया कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना? और इंडिया से क्या होने लग गया? इंडिया से हम बाहर बेचने लग गए रॉ कॉटन। ठीक है, रॉ कॉटन इंडिया से जाती थी इंग्लैंड के अंदर, वहां से जो फाइनल फैब्रिक बन के आता था वो इंडिया में वापस आता था। तो काफी मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि इंडिया क्या करने लग गया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लग गया और फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करने लग गया, और इसका एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया को फेस करना पड़ा। तो देखो होता क्या था, इंग्लैंड के अंदर ना फैक्ट्रीज होती थी, ठीक है, मशीनें लगी होती थी यहाँ पे। अब इंडिया से भी यहाँ पे सामान जा रहा है, कॉटन जा रही है, ढाका से भी यहाँ पे मान लो कॉटन जा रही है। तो इस तरह ना अलग अलग तरह की ये कॉटन होती थी जो सारी कहाँ जाती थी? इंग्लैंड के अंदर। पर जो इंग्लैंड की जो मशीनरीज थी ना, जो मशीन जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो एक ही टाइप की कॉटन के लिए ज्यादा सूटेबल थी। और वो कौन सी कॉटन थी? वो थी अमेरिकन कॉटन। ठीक है ना? तो बेसिकली देखो मशीनों को क्या चाहिए? एक यूनिफॉर्म टाइप का इनपुट चाहिए ना। पर हमारे यहाँ पे क्या होता था, हंड्रेड ऑफ टाइप ऑफ कॉटन चल रही है, उसी तरह से ढाका की अलग तरह की कॉटन चल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें जो इंग्लैंड वाले लोग थे बेसिकली उनको इस तरह से नेगेटिव चीजें देखने को मिली। तो जो अलग अलग डाइवर्सिटी थी कॉटन के अंदर, वो पहले तो इंपॉर्टेंट होती थी, उसको अब ज्यादा वैल्यू किया जाता था। पर अब क्या हो गया, एक तरह से उसको हैंडीकैप कर दिया गया, क्योंकि क्या, जो मशीनरी थी उसको सेम ही टाइप की, उसको यूनिफॉर्म टाइप की कॉटन चाहिए होती थी। तो इंडिया के अंदर ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी रिप्लेसमेंट आती गई जो हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिलती है। अब इंडियन फार्मर्स के लिए देखो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, पहले जब होता था तो हम ना सीड्स अपने आप से फार्मर खुद उसको करते थे। अब आजकल सीड्स कहाँ से आ रहे हैं? एमएनसी से आ रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहां से आ रहे हैं। पहले क्या होता था? ठीक है ना, पहले हम देखते नोटिस करते हैं कि पहले फैमिली बेस्ड बिजनेस होता था। पर आजकल के टाइम पर क्या होता है, बड़े बड़े इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और उसका क्या हुआ है, उसका एनवायरनमेंट के अंदर हमारी सॉइल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारी देसी वैरायटी थी कॉटन की, वो ना बारिश के पानी से ही उसको काम हो जाता था। पर आजकल के टाइम पर क्या है, अमेरिकन वैरायटीज को हम ग्रो कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पानी। ठीक है, और पानी की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह जैसी सिचुएशन आ जाती है। और ह्यूमिडिटी से क्या होता है, पेस्ट हो गया, फंजाई हो गया, ये सारी चीज़ें को ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर इसको रोकने के लिए क्या करोगे? पेस्टिसाइड यूज़ करोगे, केमिकल्स यूज़ करोगे, ठीक है ना, फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो पेस्टिसाइड और फंगीसाइड्स के नेगेटिव चीज़ें। तो इस वजह से देखो फार्मर्स का क्या हुआ, जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पेस्टिसाइड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को कई बार सुसाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि देखो बारिश हुई नहीं या फिर पानी उतना हुआ नहीं, इरिगेशन उतनी कर नहीं पाए, खर्चा काफ़ी सारा हो गया। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा, फार्मर के ऊपर। उसको बहुत ज़्यादा लोन वगैरह कर्ज वगैरह के ऊपर डूब जाता है, एंड फिर वो सुसाइड उसको करना पड़ जाता है। तो एक इशू हो गया। उसी तरह से देखो जो बीटी कॉटन की बात कर लीजिए या फिर जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स की बात कर लीजिए, कुछ पॉजिटिव एडवांटेजेस इसके डेफिनेटली हैं, मैं मना नहीं कर रहा। पर इसकी वजह से भी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना तो देखो अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे आप जानते हो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना है। तो यहाँ पर भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल खत्म होंगे तो हमें भी फोकस किसके ऊपर करना चाहिए,
उससे साथ जो चेंजेस आएंगे कॉटन के अंदर, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ना लो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ज़्यादा वैल्यू हो जाए। देखो पुराने टाइम में क्या हुआ, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, क्यों? उनके पीछे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स थे उस टाइम पे, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और अच्छे लेवल पे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे। पर अभी क्या हो सकता है, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें और वहाँ पर स्मॉल स्केल जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आगे आ सकती हैं, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो वो तभी हो पाएगा अगर लो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ अगर हम मूव करेंगे। उसी तरह से देखो, हम आजकल के टाइम पे अगर आप कपड़े देखोगे ना मार्केट में, तो आपको सेम टाइप के ऑलमोस्ट कपड़े देखने को मिलते हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जब मैंने बात करी थी, फैक्ट्रीज़ को चाहिए था सेम तरह का कपड़ा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया? इंडिया में से सेम तरह का कपड़ा वहाँ पे जाने लग गया। तो जो डाइवर्सिटी थी वो इश्यू बन गई थी। पर आजकल के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए? अलग-अलग तरह का कपड़ा। तो अब डाइवर्सिटी को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इंडिया में क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है कि छोटे-छोटे बैचेज़ में अलग-अलग तरह के हम प्रोडक्ट्स को लेकर आएँ और जो हमने पास्ट में चीज़ें देखी हुई हैं, उसको वापस से रीइन्विगोरेट करें। अब देखो एक बात होती है माल्टा प्रोसेस की। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ना देखो इस तरह की टेक्नोलॉज़ीज़ है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर की नीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जो हम बहुत सारा वेस्टफुल प्रोसेस होते हैं ना, उसको ये हटा देती है, जो अननेसेसरी प्रोसेस हैं, उसको हटा के डायरेक्टली जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव चीज़ें हैं, या इकोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि कॉटन को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके अगर हम फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली एक अल्टरनेटिव निकल आएगा। तो उस तरफ से अब अगर इंडिया उस डायरेक्शन में मूव करे, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ की तरफ बात करे, तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडिया एक तरह का लीडर उभर कर आ सकता है। तो डेफ़िनेटली अगर हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ या फिर इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा डेवलप थी, वो आज के टाइम पर फिर वापस से अच्छे उसी लेवल पर आ सकती है। ठीक है? तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों आर्टिकल। आई होप तीनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।